अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप सबको आज की क्लास में वेलकम करता हूं। आज जो है इसी तौर पे हम तमाम उन कॉन्सेप्ट्स जो है तमाम उन क्वेश्चंस का आंसर अपने डिस्कशन में ढूंढेंगे जो कल यानी कि हमारे रह चुके थे। और वो क्वेश्चंस क्या थे? वो क्वेश्चंस ये थे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेडिकल्स एंड मॉलिक्यूलर आयंस। ठीक है, ये हमने आज की डिस्कशन में इसका आंसर ढूंढना है। मॉलिक्यूलर आयन बनते कैसे हैं, किन कंडीशंस के तहत हम मॉलिक्यूलर आयंस को गेट करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर हमने ढूंढना है। एक और क्वेश्चन जो कि मेरे जहन में आया, आप लोगों को भी आना चाहिए था, और वो ये कि मॉलिक्यूलर आयन की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि केटानिक मॉलिक्यूलर आयंस आर मोर अबंडेंट देन एनानिक मॉलिक्यूलर आयंस। व्हाई? इसकी भी रीजन हमने देखनी है। सो आज के इस पूरे लेक्चर के अंदर जो डिस्कशन रहेगी वो इन 3-4 पॉइंट्स के इर्द गिर्द ही घूमती रहेगी और अपने इन तमाम क्वेश्चंस का आंसर हम आज के डिस्कशन में निकालेंगे। ठीक है, मैंने आप लोगों को मॉलिक्यूलर आयन की डेफिनेशन बता दी थी कि मॉलिक्यूलर आयन बेसिक तौर पे होते क्या है, मॉलिक्यूलर आयन को हम डिफाइन कैसे करते हैं, ये मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था। हम कहते हैं कि मॉलिक्यूलर आयन है क्या। वालेकुम अस्सलाम, सब लोगों को वेलकम करूंगा, कैंपस के स्टूडेंट्स को वेलकम करूंगा क्योंकि आप ये ज्वाइन कर चुके हैं, अब इस वक्त भी हमारे पास आए हैं। ठीक है, सो आप सबको वेलकम करूंगा। मैंने आपसे कहा कि हमने क्या कुछ करना है, आप जो है अपनी वीडियो को जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हमारा आज की डिस्कशन जो है उसके कुछ पॉइंट हैं, और वो पॉइंट्स वो हैं कि जो आपके कल क्वेश्चंस थे उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर आज हमने जो है ढूंढने अपनी डिस्कशन के अंदर, और आज जो है इस डिस्कशन के अंदर इन क्वेश्चंस को हम लेके चलेंगे। ठीक है भाई। सो मॉलिक्यूलर आयन को हमने लास्ट टाइम डिफाइन कर लिया था। हमने कहा था कि जब भी कोई एक मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन लेता है या इलेक्ट्रॉन देता है, इन दोनों सूरतों में इस पे आता है चार्ज। ठीक है, और हम कहते हैं कि जब भी चार्ज आ गया किसी मॉलिक्यूल पे तो इसे हम मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। और जैसे कि हमने कहा था कि एक एटम जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, तो इस तरीके से हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन जो है वो भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। तो इट मींस के वी कैन से थोड़ा ज़्यादा लेसन दे। बिल्कुल ठीक है, मेरा हम थोड़ा ज़्यादा लेसन ले लेते हैं। अच्छा ठीक है, केटानिक मॉलिक्यूलर आयन भी हो सकता है और एनानिक मॉलिक्यूलर आयन जो है ये भी हो सकते हैं। यानी कि हम कहते हैं जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। ठीक है, अब एक जो पहला क्वेश्चन हमारे पास था जो कि कल क्वेश्चन बहुत चलता रहा, वो ये था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेडिकल एंड सिंपल मॉलिक्यूलर आयन, इनमें क्या डिफरेंस होता है ये हमने पहले देख लेना है, उसके बाद हम आगे मूव करें। देखो मैं आपको बताऊं, पहले रेडिकल की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लास्ट टाइम देखा था, एक एग्जांपल देखी थी NH4+ की, ये हमारा एक रेडिकल है, रेडिकल आयन है यानी कि केटाइन है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो ये बना किस तरीके से था, इसने इस जो है इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आया है ये इलेक्ट्रॉन लूज करने से नहीं आया, बल्कि हमने कहा था कि इसने यानी अमोनिया ने, इसमें क्या था कि अमोनिया नाइट्रोजन ने क्या किया था, लोन पेयर को यूटिलाइज किया था अपने, और इन लोन पेयर्स को यूटिलाइज करते हुए अमोनिया ने इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को यानी लोन पेयर्स को ट्रांसफर किया था H+ के ऊपर, और इसके थ्रू हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू बना था NH4+। ठीक है, ये बना था। ठीक हो गया। इस तरीके से एक और रेडिकल की मैं एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे CO3- है, ये भी एक रेडिकल हमारे पास है। इस तरीके से OH2- नेगेटिव भी हमारे पास रेडिकल है। ठीक है, ये जो हमारे पास आयंस हैं दे आर नॉट मेड अप बाय एक्सेप्टिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से नहीं बने, बल्कि किस तरीके से बने कि ये बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है, ये बेसिक तौर पे हमारे पास वीक एसिड विच इज कार्बोनिक एसिड है, H2CO3 लेट्स सपोज हम इसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो बॉन्ड है ये बॉन्ड टूटता है और हाइड्रोजन H+ फॉर्म के अंदर रिमूव होते हैं और कार्बोनेट आयन यहां पर डेवलप होता है। ये कार्बोनेट आयन, इसको हम रेडिकल कह रहे होते हैं। तो ये कार्बोनेट आयन जो है इलेक्ट्रॉन देने या लेने से नहीं बना। ठीक हो गया। इस तरीके से ये OH नेगेटिव आयन कैसे बनता है कि वाटर जो है इसमें एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड टूट जाता है और H+ फॉर्म में ये रिमूव होता है, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। सो OH नेगेटिव आयन जो कि रेडिकल है ये बना किस तरीके से है, ये जस्ट बॉन्ड ब्रेकेज की वजह से बना है कि बॉन्ड ब्रेकेज के बाद इलेक्ट्रॉन पे ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हुआ था, हाइड्रोजन H+ फॉर्म के अंदर रिमूव हुआ, इसलिए हम कहते हैं कि ये रेडिकल में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है जी, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जितनी भी मैंने एग्जांपल आपके लिए रेडिकल के तौर पे राइट की हैं, इन तमाम की बात करें तो चार्ज इलेक्ट्रॉन लेने या देने से नहीं आया, बल्कि ये जस्ट बॉन्ड ब्रेकेज के थ्रू जो है चार्ज इनके ऊपर आया है, इसलिए इनको रेडिकल कहते हैं, इनको आयंस का नाम सिंपली देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर आयंस की, मैंने कल आप लोगों को एग्जांपल दी थी N2+1 की, CO+1 की,
इस तरीके से मैंने आप लोगों को CH4+1 की एग्जांपल दी थी। तो यहां पे आप देखें कि ये कंप्लीट मॉलिक्यूल है, इसमें कोई बॉन्ड नहीं टूटा हुआ, ठीक है, ठीक है, इसमें कोई बॉन्ड नहीं टूटा हुआ। हम कहते हैं कि ये बेसिक तौर पे सिर्फ क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की जो है रिलीज होने से, इलेक्ट्रॉन जो है जाने से हम कहते हैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज आया है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन रेडिकल एंड सिंपल हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन। ये हमारे पास बेसिक तौर पे डिफरेंस है बिटवीन मॉलिक्यूलर आयंस और हम कहते हैं कि रेडिकल्स। तो यहां तक आप बताएं, मुझे समझ आइए आप लोगों को। कल ये पॉइंट आप लोग बहुत रेस कर रहे थे। वीडियो आप इस पेज को रिफ्रेश करें फलक, या एक दफ़ा आप इस तरह करें कि अपनी आईडी यानी जो आपका अकाउंट है इससे लॉग आउट करके लॉग इन दोबारा से करें, तो आपकी जो है वीडियो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, आगे चलेंगे अब हम। ठीक है, ये तो क्लियर हो चुका है पॉइंट। हमने जो कल देखा था हमारी डिस्कशन का जो पहला क्वेश्चन था वो मैंने आंसर उसका दे दिया आप लोगों को। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है कि जो है ना मॉलिक्यूलर आयन बनते किस तरीके से हैं। पहले इसका आंसर देखते हैं, फिर हम वापस आएंगे इधर। ठीक है, अगर हम जो है बात करते हैं मॉलिक्यूलर आयन फॉर्मेशन की, तो हम कहते हैं कि किसी भी गैस स्पीशी के अंदर से जब भी हम क्या करते हैं अल्फा पार्टिकल्स को पास करवाते हैं या इलेक्ट्रॉन बीम को पास करवाते हैं या हम टेम्परेचर देते हैं, बिल्कुल इसका आंसर मैं देने लगा हूं। और फिर आपको इसके बाद, ठीक है, पहले हम बात करेंगे कि किस तरीके से मॉलिक्यूलर आयन बनते हैं। ठीक है, सो मॉलिक्यूलर आयंस को हम जनरेट करते हैं, बनाते हैं किस तरीके से कि जब भी हम किसी एक गैस के अंदर से हम क्या करते हैं भाई, गैस में से जो है हम पास करते हैं अल्फा पार्टिकल्स को या इलेक्ट्रॉन बीम को, या हम जो है टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, या एक्सरे पास करते हैं। सो इन तमाम की वजह से क्या होता है कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आयनाइज जाते हैं, आयंस में कन्वर्ट होते हैं, मॉलिक्यूलर आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। रीजन क्या है देखें जरा, ये है न्यूक्लियस, ये हमारे पास किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद ऑर्बिटल्स हैं जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, लेट्स सपोज यहां पर। ठीक है भाई, अगर मैं एक्सरे फॉल करता हूं, सर इस चैप्टर से लॉन्ग आने हैं या शॉर्ट, लॉन्ग भी आएंगे और शॉर्ट भी आएगा, मतलब एक लॉन्ग आएगा और 3 शॉर्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट आ रहे होते हैं इसमें से। ठीक हो गया। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं इनसाइड द ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जब हम गैस पार्टिकल के ऊपर यानी कि सब्सटेंस के ऊपर अल्फा रे का एक्सपोजर करवाते हैं या इलेक्ट्रॉन बीम डालते हैं, ठीक है, या हम जो है क्या करते हैं एक्सरेज फॉल करते हैं, तो उससे क्या होता है कि इन तीनों सूरतों में जो हमारे पास मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। किस तरीके से, इलेक्ट्रॉन बीम मैंने गुजारी है, इलेक्ट्रॉन बीम डाली है, इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज, इसमें भी नेगेटिव चार्ज, ये दूसरे पे रिपल्शन की फोर्स अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, चार्ज स्पीशी में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्टमेंट करवाता हूं तो अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं भी, हम जानते हैं कि ये एनर्जी कैरी करते हैं। अगर ये किसी इलेक्ट्रॉन से जाके स्ट्राइक करेंगे तो ये अपनी एनर्जी उसे ट्रांसफर कर देंगे, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई, वो ऑर्बिटल को छोड़ देगा। ठीक है, थर्ड वे क्या है कि मैं एक्सरेज डाल दूं। अगर मैं एक्सरेज डालता हूं तो मैं कहता हूं कि अल्फा रेज के बजाय एक्सरेज और द एनर्जेटिक होती हैं, ये करेंगी, ये भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बढ़ा देंगी, इलेक्ट्रॉन फिर जो है एटम को छोड़ देगा और एटम पे मॉलिक्यूल को छोड़ देगा और मॉलिक्यूल पे फिर चार्ज आ जाएगा। सो इन तीनों सूरतों में हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन चूंकि निकल जाता है तो इलेक्ट्रॉन एटम से निकलेगा तो उस पर चार्ज आ जाएगा और चार्ज कैरिंग स्पीशी को मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। ठीक है, ये है मेथड्स बाय विच वी कैन गेट द मॉलिक्यूलर आयंस। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि व्हाई द केटानिक मॉलिक्यूलर आयंस आर मोर अबंडेंट एज कंपेयर टू एनानिक वन, और रीजन यही है। देखो मैंने आप लोगों को 3 मेथड बताए हैं, 3 मेथड्स आपको बताए कि एक्स रेज पास करने से, अल्फा रेज पास करने से या इलेक्ट्रॉन बीम के पास करने से हम कहते हैं कि मॉलिक्यूलर आयन बनते हैं। सो अगर इन तीनों मेथड्स की बात हम करें, इन तीनों मेथड्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन निकलने की ज्यादातर बात होती है। हम कहते हैं कि इन तीनों मेथड से ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, ज्यादातर चांस होता है कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लूज होगा और पॉजिटिव चार्ज ही बनेगा। जब इलेक्ट्रॉन बीम का एक्सपोजर करवाते हैं तो रेयर चांस होता है कि इलेक्ट्रॉन बीम जब हम पास करवाते हैं किसी गैस में से तो इलेक्ट्रॉन बीम में जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक मॉलिक्यूल का हिस्सा बन जाए, और जब मॉलिक्यूल का हिस्सा बनेंगे तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। सो नेगेटिव चार्ज फॉर्मेशन की इन मेथड्स के थ्रू जो है कह लें कि प्रोबेबिलिटी कम होती है एज कंपेयर के केटाइंस बने, इसलिए हम कहते हैं कि केटाइंस आर मोर अबंडेंट एज कंपेयर टू एनाइन। यहां तक आप बताएं, अक्सा शफकत कह रही हैं सर प्लीज कार्बोकेटाइन बता दें। अभी मैंने, अच्छा कार्बोकेटाइन बताते हैं, चलिए बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, यहां तक आप मुझे बताएं कि समझ आ गई आप लोगों को।
तो मैं इस वक्त कार्बोकेटाइन का एग्जांपल देने लगा हूं। इवन के जो CH4 हमने प्लस देखा था ये भी कार्बोकेटाइन ही है, कार्बन पे प्लस चार्ज आता है, कार्बोकेटाइन है ये भी, ठीक है। कार्बन पे जो आयन हमारे पास होता है पॉजिटिव चार्ज आता है उसको हम कहते हैं कार्बोकेटाइन। सर एक्स रेज एंड इलेक्ट्रॉन बीम डिफरेंस है, एग्जैक्टली बिल्कुल, एक्स रेज डिफरेंट होती हैं, इलेक्ट्रॉन बीम डिफरेंट होती है, दोनों एनर्जी कैरी करते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास की हम बात करेंगे। अगर हम बात करते हैं किस चीज की भी, एटम्स की बात करते हैं, ठीक है। देखो हमारे पास एटम बहुत छोटा पार्टिकल है, ठीक है। एटम जो है हमारे पास बहुत छोटा पार्टिकल है, हम एटम का इवन साइज भी डायरेक्टली तौर पे मेजर नहीं कर सकते। एटम इतना छोटा पार्टिकल है कि हम उसका साइज भी मेजर नहीं कर सकते, तो उसका मैस कैसे हम मेजर करेंगे। तो इस छोटे से पार्टिकल का मैस हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि डायरेक्टली हम मेजर कर सकें। तो वो हम कैसे मेजर करते हैं, फिर हम के जो है एक स्टैंडर्ड ले लेते हैं, हम अपने लिए एज अ स्टैंडर्ड के तौर पे कोई एटम चूज कर लेते हैं और उस एटम के मैस के साथ दूसरे बाकी एटम्स को कंपेयर करते हुए बाकी एटम्स का मैस हम निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं, ठीक है जी। किस तरीके से निकलेगा, हम कहते हैं कि हम एक स्टैंडर्ड के तौर पे एक एटम ले लेंगे और उस एटम के मैस को एज अ स्टैंडर्ड लेते हुए उसके थ्रू, उसके कंपैरिजन के थ्रू बाकी एटम्स का जो मैस है वो हम कैलकुलेट करते हैं। ये बेसिक तौर पे हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मैस है, यानी कि एक एटम के साथ दूसरे एटम को रिलेट करते हुए और एक एटम को एज अ स्टैंडर्ड मानते हुए दूसरे एटम को उससे रिलेट करते हुए जो मैस निकलेगा उसे हम रिलेटिव एटॉमिक मैस कहते हैं, ठीक है। सो अब रिलेटिव एटॉमिक मैस की बात करते हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मैस क्या बेसिक तौर पे हमारे पास है, जरा इसको डिफाइन कर लेते हैं। सर आज से होंगी छुट्टियां, नहीं फ्राइडे से आप लोगों की छुट्टियां हैं। सो रिलेटिव एटॉमिक मैस क्या है, इसको डिफाइन कर लेते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मैस हम कहते हैं कि इज द मैस ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू द मैस ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन एज टेकन एज 12, ठीक है। यानी कि कार्बन 12 जो है इससे कंपेयर करते हुए जब भी हम किसी एक एटम का मैस हम फाइंड करेंगे तो वो रिलेटिव एटॉमिक मैस कहलाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं। देखो कार्बन 12 की हम बात कर रहे हैं, हम कहते हैं कार्बन 12 जो हम लेते हैं एज अ स्टैंडर्ड के तौर पे, हम इसके 12 पार्ट्स करते हैं और हम सिंगल एक पार्ट को कंपेयर करेंगे विद द अदर एटम, ठीक है। यानी कि हमारे पास एक कार्बन 12 है, ये है, ठीक है। यानी कार्बन 12 की हम बात करते हैं तो बेसिक तौर पे कार्बन के 12 हिस्से हैं, हम उनमें से जस्ट एक जो है पार्ट चूज कर लेते हैं, ठीक है भाई। एक पार्ट चूज कर लेते हैं और इसके साथ कंपैरिजन करते हैं बाकी एटम्स का मैस हम निकालते हैं, ठीक है जी। बाकी एटम्स को क्या करते हैं, हम मैस फाइंड आउट करते हैं। सर साइज देखेंगे ग्रुप एटम के रेडियस को हाफ करके भी फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल, देखो मैं आपको बताऊं अहमद, वो तो बिल्कुल सही बात आपने कही है, लेकिन एटम मैं बताना चाहता कि एटम बहुत छोटा है ना, सो उसका डायरेक्टली मैस नहीं हम निकाल सकते। सो हम क्या करते हैं कि हम फिर किसी एक एटम के मैस को एज अ स्टैंडर्ड ले लेते हैं और उससे रिलेट करते हुए बाकी एटम के मैसेज को फाइंड करते हैं। तो मैंने आपसे कहा कार्बन 12 लेंगे, उसके 12 हिस्से, उसमें से एक हिस्सा निकाल के उससे हम कंपेयर करेंगे कि बाकी एटम जो है वो उससे लाइटर हैं या हैवियर हैं। 6 टाइम्स लाइटर, 6 टाइम हैवियर, इस बेस पर हम कहते हैं बाकी एटम का मैस आएगा, ठीक है जनाब, ठीक है। सो अब आपसे जो है कल मुलाकात होगी। अच्छा, हीर कह रही है कि सर मैसेंजर पे जरूर आंसर कीजिएगा, तो जरूर इंशाल्लाह हीर लाजमी आंसर करूंगा। देखो मैं आपको बताऊं कि ना हम आजकल थोड़ा सा खास तौर पे मैं आपको बताऊं कि मसरूफियत इसलिए बढ़ गई है कि हम सब के सब ई कैट सेशन के ऊपर जो है वो जुटे हुए हैं, मतलब वहाँ पर हम अपनी एफर्ट कर रहे हैं और जो है हम उस हवाले से थोड़ा सा ना बिजी रहे पिछले दिनों, ठीक है। अब कुछ जो है ईद की छुट्टियों में कुछ ना कुछ टाइम मिलेगा, सो आप तमाम लोगों का जिनका भी जो है मैंने अभी तक मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, इनके मैसेजेस पढ़ के इनका रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है भाई। सो आपसे जो है कल मुलाकात होगी। अपना आपने बहुत सारा ख्याल रखना है। कार्बन 12 के 12 हिस्से कैसे हुए, कार्बन को हम ये कल एक्सप्लेन करेंगे। हानिया दोबारा से जो है मैं कल रिलेटिव एटॉमिक मैस को डिफाइन और आगे लेके चलूंगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में अपने याद रखना है, मुझे भी अपनी दुआ में अपने याद रखना है, मेरी सेहत के लिए भी अपनी दुआ करनी है। कल मिलते हैं, लेक्चर को रेट भी कीजिएगा, इस बात से फीडबैक जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।